तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़ने जा रहे हैं भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन से कानून हैं, इन कानूनों की क्या कमियां हैं और इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण के मुद्दों पर न्यायपालिका की भूमिका क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई इसमें कोई एक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आपको दिखेगी। और इन्हें हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन से कानून हैं। मतलब कि भारत को अगर प्रदूषण नियंत्रित करना है तो उसके लिए आखिर बने कौन कौन से कानून है। कानून बनने चाहिए, उसमें बदलाव होगा वो अलग बात है, लेकिन पहले पता तो हो कि कानून बने कौन कौन से उसके नियंत्रण के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इन कानूनों की क्या कमियां हैं और इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे कि इन कानून जो बन गए हैं, कानून और लॉज बने हुए हैं पहले से, फिर भी इतना पॉल्यूशन क्यों है, जरूर इनमें कोई ना कोई कमियां होंगी। और वो कमियां क्या है वो हम लोग जानेंगे और इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है वो भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रदूषण के मुद्दों पर न्यायपालिका की भूमिका क्या है, कि प्रदूषण के मुद्दों पर क्या है, न्यायपालिका की भूमिका क्या है। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, चलिए शुरू करते हैं कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून और उसकी चुनौतियां। भारत में अगर जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने के लिए जो कानून कौन से बने और उसकी उनकी चुनौतियां भी होंगी। चैलेंजेस तो होते हैं, हर किसी के आगे चैलेंजेस है, आपके आगे चैलेंजेस है, मेरे आगे चैलेंजेस है, तो इसीलिए लॉ के आगे भी चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, ये लॉ चल पाएगा या स्ट्रक्चर में फिट होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और लगा रहता है। इसी प्रकार से भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कानून हैं। भारत में अक्सर क्या है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कानून बने हुए हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, मुख्यतः पर्यावरण की रक्षा और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। जिनका देखो, भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कानून पहले से बने हुए हैं, जिनका मेन फोकस क्या है, पर्यावरण की पहली तो रक्षा करनी है, दूसरा मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है। ठीक है, और इसके कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला कानून है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते रहना जो आपको अधिनियम बता रहा हूँ कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, यानी कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना था। यह अधिनियम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम क्या था, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। इसमें वायु प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने, उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गठन के प्रावधान है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में इसका क्यों बनाया गया था। ये 1981 में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और इसमें जो वायु प्रदूषण के जो स्रोत को नियंत्रित करने, इसमें जो वायु प्रदूषण के जो मेन स्रोत है उनको पहले तो नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उत्सर्जन जो मानकों को निर्धारित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्डों के गठन के प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। उसी के बाद बना था 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1974, यह अधिनियम जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम क्या बनाया गया था, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। और इसमें जल प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने, जल गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गठन के प्रावधान हैं। ठीक है, इसमें क्या है, गठन के प्रावधान हैं। और इसी प्रकार से आगे बनाया गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, यह एक व्यापक अधिनियम था। यह क्या था, व्यापक अधिनियम था जो पर्यावरण के सभी पहलुओं को कवर करता था। मतलब वायु प्रदूषण से वायु को कवर कर रहा है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम क्या कर रहा है, सिर्फ जल प्रदूषण को कवर कर रहा है। लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, यह एक बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़े वास्ट एरिया का अधिनियम था, जो पर्यावरण के लगभग सभी पहलुओं को क्या करता था, कवर करता था अपने अंतर्गत। और इसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने, जैव विविधता की रक्षा करने और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के प्रावधान हैं। इसमें क्या क्या है, प्रदूषण को नियंत्रित करने, जैव विविधता की रक्षा करने और जो पर्यावरणीय प्रभाव है उनका आकलन करने के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इन कानूनों में आखिर कमियां क्या थी, कमियों को भी पढ़ते हैं। इन कानूनों की जो कमियां थी, वो पहली कमी थी कार्यान्वयन में कमियां। सबसे पहले तो वर्क में ही कमी होती है। ठीक है, अधिकारी ही काम नहीं करते तभी कोई काम नहीं हो पाता, या जो सिस्टम है वही काम करने में हमेशा असफल हो जाता है, अपना प्रोसेस या वर्क करने में असफल हो जाता है, इसीलिए कोई कानून काम सही से नहीं कर पाता। ठीक है, कानूनों की खामियां, कानूनों में भी खामियां होती हैं।
राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी सब में, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही कमी रहती है। उन्हें काम करना ही नहीं है नेताओं को, सबको अपनी तिजोरी बननी है, सबको अपना पेड़ बनना है। बाकी जनता ऐसी की तैसी करवाए। जब वोट के दिन आते हैं, जब वोट कैंपेन चल रहा होता है, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर ला दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ पे स्टेटस, कुछ नहीं होता है। आप कायदे में तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता जब तक एक पढ़ा लिखा युवा, इतना बुजुर्ग आदमी भी नहीं होना चाहिए कि वो युवा को ना जानता हो, उसकी परिस्थितियां ना जानता हो, इतना युवा भी नहीं होना चाहिए कि वो बुजुर्ग की स्थिति, मतलब एक मीडियोकर बंदा हमें प्रधानमंत्री या जो भी तरीके से एक पोस्ट पे बैठा रहा है मंत्रालयों में, ऐसे ऐसे लोग बैठने चाहिए जो मतलब पढ़े लिखे हो, जिन्हें जानकारी हो। मेन चीज जानकारी होती है, जानकारी नहीं है मेन टॉपिक की, तो उसपे क्या कोई कानून बना देगा, क्या उसमें सुधार अमेंडमेंट करवा लेगा, ठीक है। और उसके बाद अगला टॉपिक है कि जटिल प्रक्रियाएं भी इन कानूनों की कमियों को दिखाता है। कार्यान्वयन में कमियां में इन कानूनों का कार्यान्वयन हमेशा प्रभावी नहीं होता। इन कानूनों का जो कार्यान्वयन होता है वो हमेशा प्रभावी नहीं होता है। अक्सर प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। अक्सर जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। जेब में पैसे थमा दिए, अधिकारियों ने रख के चले गए बिना देखे या बिना निरीक्षण करे, ठीक है। ये कुछ कमियां हैं जो अक्सर सिस्टम में देखने को मिलती हैं, जिसके कारण कानूनों की कमियां या जो एक तरीके से सिस्टम वर्क नहीं कर पाता है। कानूनों की खामियां को देखें तो कानूनों की खामियों में कुछ कानून अपर्याप्त या पुराने हो चुके हैं। कुछ कानून क्या है, अपर्याप्त रहेगा हो गए और पुराने भी हो चुके हैं, मतलब कि एक तरीके से एक्सपायर हो चुके हैं और वे बदलते हुए पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम ही नहीं है। और वह क्या है, जो कुछ कानून अपर्याप्त होने के बाद जब बदलते हुए जो बदल रहा है, माहौल जो बदलते हुए तो पर्यावरण की चुनौतियां हैं उनका सामना करने में वो सक्षम नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी जाए तो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कानूनों में आवश्यक बदलाव नहीं किए जाते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी में देखा जाए तो जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण क्या है, कानूनों में आवश्यक बदलाव नहीं किए जाते हैं। आवश्यक जो बदलाव है वो नहीं किए जाते हैं। उसके बाद जो जटिल प्रक्रियाएं उसमें देखें तो कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर बहुत लंबी और क्या होती है, जटिल होती है, टिपिकल होती हैं, जिसके कारण प्रदूषकों को दंडित करने में देरी होती रहती है और वो आराम से एंजॉयमेंट फरमाते रहते हैं। क्योंकि अपने यहाँ के सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे तारीख पे तारीख, बस वही नहीं, एक मूवी में कहता है सनी ने की तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता भाई। यही पे यही भी हाल है, इंसाफ नहीं, काम नहीं होना है, मतलब दुनिया भर की नौटंकी करवा लो, जो मेन काम है वो नहीं होएगा, ठीक है। ये है वो है, ये लो वो लो, मतलब अच्छे बनाया अच्छे के लिए गया था, यूज गलत के लिए हो रहा है आज की डेट में। हर काम बनाया अच्छे के देख के सोच के जाता कि यार ये इसके लिए यूजफुल होगा या कोई बेचारा बेगुनाह को ना सजा मिल जाए जल्दबाजी के चक्कर में, अच्छे के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका यूज कौन कर रहे हैं, गलत लोग। खैर क्या ही कर सकते हैं। इनमें आके सुधार, अब कमियां गिनवा दी भैया, ठीक है। अब इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है? पहला, कानून में संशोधन कर दो। दूसरा क्या कर दो, कानून का सख्त कार्यान्वयन कर दो, बिल्कुल सख्ती से पालन होएगा उसका। उसके बाद क्या देख लो, नए कानून बनाओ, ठीक है। उसके बाद जन जागरूकता फैलाओ, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इनमें सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है। कानूनों में संशोधन करने के जो मौजूदा कानून है उनमें संशोधन करके उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब जो अभी जो कानून चल रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ के लिए, एनवायरमेंट संरक्षण के लिए, उनको संशोधित करके और उनमें कुछ सुधार करके, कुछ बदलाव करके उन्हें और भी अधिक प्रभावी, इफेक्टफुल बनाया जा सकता है। उसी के हिसाब से जो कानूनों का सख्त कार्यान्वयन करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले तो जो कानून का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सबसे पहले तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है। नए कानून बनाना, नए उभरते हुए पर्यावरणीय मुद्दे, जो नए दिन प्रतिदिन जो पर्यावरण के लिए मुद्दे उठ रहे हैं उनसे निपटने के लिए नए कानून भी बनाए जाने चाहिए। नए मुद्दे तो नए कानून, जाहिर सी बात है। नई चीज के, नए क्वेश्चन के लिए नया सॉल्यूशन, ठीक है। पुराने क्वेश्चन के लिए पुराना सॉल्यूशन, ठीक है। नया क्वेश्चन आएगा तो नया सॉल्यूशन हम लोग को देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो नए उभरते हुए पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। इसी प्रकार से
देखा जाए जो जन जागरूकता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाना। जन जागरूकता में क्या कह रहा है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। जो एक सबसे पहले तो लोगों को पर्यावरण जो है संरक्षण मतलब पर्यावरण मतलब इसका मतलब है कि जो हम लोग को पर्यावरण है वो क्यों बचाना है, इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आपकी फ्यूचर जनरेशन जो आज की डेट में आप बर्बाद कर रहे हो वो झेलेगी आके। तो इसी प्रकार से हम लोग को बताना चाहिए कि जन जागरूकता बहुत जरूरी है। हर चीज में जब तक इंसान जागरूक नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। हर चीज में जागरूकता होनी चाहिए। आप अपने जीवन के प्रति जागरूक हैं, आप हमेशा बदलाव ले जाएंगे। आप जीवन के प्रति जागरूक नहीं है तो आप कभी बदलाव नहीं देख सकते। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाना। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनको मजबूत बनाना। इसी प्रकार जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन दिए जाने चाहिए। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनको सबसे पहले तो मतलब एक तरीके से पर्सनल स्पेस देनी चाहिए और संसाधन रिसोर्सेज भी दिए जाने चाहिए। अब प्रदूषण के मुद्दों पर न्यायपालिका की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो अगर प्रदूषण के जो मुद्दे हैं अगर उस पर अगर आए तो जो न्यायपालिका है उसकी क्या भूमिका रहती है। देखते हैं कि जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। सबसे पहले तो जो भारत में जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है वो पर्यावरणीय मुद्दे जो इन्वायरमेंटल जो टॉपिक्स होते हैं उस पर एक सक्रिय भूमिका एक्टिव जो भूमिका होती है वो निभाता ही है। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। न्यायालय तो मतलब कोर्ट ने तो कई जजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं जिनमें प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा करने पर जोर दिया गया है। सबसे पहले तो जिनमें क्या क्या जोर दिया गया है, पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। न्यायालय ने सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने पर निर्देश दिया है। न्यायालय ने क्या करा है, सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार से जो न्यायपालिका की भूमिका क्या है वो इस प्रकार है। कानूनों की व्याख्या, सरकार को निर्देश, जनहित याचिकाएं और नई कानून बनाने की सिफारिश। कानूनों की व्याख्या देखें तो न्यायालय कानूनों की व्याख्या करता है। न्यायालय क्या करता है, कानूनों की व्याख्या करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का उचित तरीकों से कार्यान्वयन किया जाए। यह क्या सुनिश्चित करता है कि जो कानून है उनका उचित तरीके से कार्यान्वयन किया जाए। और सरकार को निर्देश देता है कि न्यायालय सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देती है। न्यायालय क्या करती है, सरकार को जो प्रदूषण के नियंत्रण या उससे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देती है, ऑर्डर देती है। जनहित याचिकाएं या जनहित में जो याचिकाएं पढ़नी है यानी कि जो है न्यायालय जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करता है। जन के हित के लिए याचिकाएं जो पढ़ रही है उस पर सुनवाई करता है और प्रदूषण के मुद्दों पर कार्रवाई करता है। उसी प्रकार से जो नई कानून बनाने की सिफारिश होती है तो न्यायालय सरकार को नए कानून बनाने की सिफारिश करता है। अगर कोई नया टॉपिक आया या नया पर्यावरणीय मुद्दा आया तो उस पर सरकार को न्यायालय क्या कहता है कि नए कानून बनाने की सिफारिश करता है। उसी प्रकार से जो निष्कर्ष निकला इसका कंक्लूजन क्या निकला कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कानून हैं लेकिन इनका कार्यान्वयन हमेशा प्रभावी नहीं होता है। मतलब इसमें इसका एक टॉप मतलब कि वो निकला क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि जो भारत है हमारे भारत उसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए तो कई कानून हैं लेकिन इनका कार्यान्वयन यानी कि इनकी जो वर्क प्रोसेस है उसमें वो हम इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है, इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है। और जो न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, न्यायपालिका ने क्या करा है, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार, न्यायपालिका और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। हालांकि जो प्रदूषण का नियंत्रित करना है तो सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा और सबको मिलकर अपने अपने स्तर से काम करना होगा। इसमें कौन कौन शामिल है, सरकार, न्यायपालिका और नागरिक, ठीक। और इसी प्रकार से जो आखिरी में कोट आता है कि एक कानून के छात्र मतलब आप एक लॉ स्टूडेंट है, हर क्वेश्चन के बाद आपको अपना पीओवी रखना होगा। अगर आप यहाँ होते तो आप क्या करते, आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते, आपकी सोच डेवलप करने के लिए जो एक कानून छात्र के रूप में आप प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का अध्ययन करके इन कानूनों को लागू करने में योगदान देकर इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इन
पर्यावरण कानूनों का, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का अध्ययन करके इन कानूनों को लागू करने में कैसे कैसे योगदान देकर इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसी से क्या होगा, एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका पीओवी डेवलप होगा। ठीक है, इतने इतने ही आगे का टॉपिक था जो कि था प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन से कानून हैं। और अगला टॉपिक था इन कानूनों की कमियां बतानी थी और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, और प्रदूषण के मुद्दों पर न्यायपालिका की भूमिका क्या है। ये हम लोग का आज का टॉपिक था जो कि बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में ना आया है तो आप 1.5x पे लगा के दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। और इन्वायरमेंटल लॉ ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे आगे आगे के टॉपिक्स आते रहेंगे। और साथ में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।